हेलो टेंथीज, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं सीबीएसई ने सैम्पल पेपर टर्म 2 के लिए रिलीज़ कर दिया है। तो मैं आज सोशल साइंस का आपको टर्म 2 का जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने इशू किया है, रिलीज़ किया है, वो आपको सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है, तो इसके ऐसे ही आपको इसी पैटर्न पे आपको टर्म 2 में क्वेश्चंस मिलेंगे और मैं इस बेसिस पे आपको और भी सैम्पल क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेटेस्ट जो सैम्पल पेपर अभी रिलीज़ किया है सीबीएसई ने, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, टाइम ड्यूरेशन आपको 2 आवर्स है। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 40। सोशल साइंस का हम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अनफोल्ड इन द सिटीज एंड टाउन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कोई भी 2 पॉइंट हमें लिखना है, क्योंकि ऊपर देखेंगे हम तो 2 मार्क्स का है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हमें कितने पॉइंट्स कवर करने हैं? अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यू हैव टू कवर 2 पॉइंट्स। इफ 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू कवर 3 और 4 पॉइंट्स। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है हमें। जो भी जैसे मेन पॉइंट्स हैं तो फिर आप उसी में से सब पॉइंट्स बना के लिख दें और बोले 2 पॉइंट हो गए तो उसके मार्क्स फिर आपके डिडक्ट हो जाएंगे। आपको न्यू पॉइंट्स लिखने हैं 2 कोई भी। ठीक है, तो अब जैसे इसमें अपन आंसर देख सकते हैं, द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज। पहले तो हम ये देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ डिड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अनफोल्ड इन द सिटीज एंड टाउन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपको डिस्क्रिप्शन लिंक जो है इस चैप्टर का, नेशनलिज्म इन इंडिया का, आपको जो एक्सप्लेनेशन लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राइट, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो सिटीज और टाउन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो पूरा पैराग्राफ आपकी बुक में गिवन है, उसी में से ये पॉइंट्स बनाए गए हैं। द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज में कैसे मूवमेंट स्टार्ट हुआ था? नॉन कॉपरेशन मतलब कि कॉपरेट नहीं करेंगे। किसको कॉपरेट नहीं करेंगे? ब्रिटिशर्स को कॉपरेट नहीं करेंगे इंडियंस। ठीक है, तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? गांधी जी ने स्टार्ट किया था। राइट, सो ये मूवमेंट किसने स्टार्ट किया? मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन हुआ सिटीज में। राइट, सेकेंड पॉइंट देखिए, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेजेस। ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रोल का मतलब है उस टाइम पे किसकी सरकार थी, किसकी गवर्नमेंट थी? ब्रिटिशर्स। ठीक है, सो इसीलिए बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स और कॉलेज थे उनको छोड़ दिया। ठीक है, दे लेफ्ट। फिर थर्ड देखिए, मैनी टीचर्स रिजाइन, क्योंकि ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल है तो टीचर्स भी वहीं काम कर रहे हैं, तो टीचर्स ने भी रेजिग्नेशन दे दिया। राइट, फोर्थ देखिए, लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। अब अगर हम बात करें कोर्ट्स की, जो भी गवर्नमेंट वो हैं, अपने आप बोल सकते हैं वकील जो हैं, है ना, गवर्नमेंट जो लॉयर्स हैं, उन्होंने भी अपनी प्रैक्टिसेस को छोड़ दिया। दे गेव अप। राइट, द काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास। ठीक है, जो काउंसिल इलेक्शंस थे उनको बॉयकॉट किया गया। ठीक है, उनको बॉयकॉट मतलब उनको रद्द कर, मतलब उनको रद्द तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उनको बॉयकॉट कर देना, उनमें पार्टिसिपेट नहीं करना। राइट, इन मोस्ट प्रोविंसेस, प्रोविंसेस का मतलब है यहाँ पे स्टेट से है। ठीक है, एक्सेप्ट मद्रास। ठीक है, 6 देखिए पॉइंट, फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया गया। लिकर शॉप्स जो थी उनको पिकेटेड एंड फॉरेन क्लोथ्स जो थे उनको ह्यूज बॉनफायर्स में जला दिया गया। ठीक है, 7 पॉइंट देखिए, एनी अदर रेलिवेंट पॉइंट, एनी 2 पॉइंट्स ये यहाँ पे दिया हुआ है कि आप हिस्ट्री चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया पेज 34 से क्वेश्चन लिया गया है और आप कोई भी 2 पॉइंट्स इसमें लिख सकते हैं। ये आपको जो 6 पॉइंट्स गिवन है इसमें से यू हैव टू राइट 2 पॉइंट्स फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन। राइट, लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाई इज टूरिज्म कंसीडर्ड एज अ ट्रेड। टूरिज्म को ट्रेड कंसीडर क्यों किया गया है? क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी टूरिस्ट आएगा तो उससे हमारी फॉरेन इनकम होगी। राइट, सो इसमें देखिए ये भी 2 मार्क्स का है, तो यू हैव टू राइट 2 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज फॉरेन टूरिस्ट अराइव्ड इन द कंट्री कंट्रीब्यूटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज। जैसा कि मैंने अभी बताया, ये तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये आप अपने आप ही लिख सकते हैं इसका आंसर, कि जब भी टूरिस्ट हमारे यहाँ पे आते हैं, हमारे इंडिया में विजिट करते हैं, ठीक है, हमारी कंट्री में आते हैं, तो उससे क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज होता है। ठीक है, हमारे डॉलर्स में इनकम आती है। राइट, सेकेंड पॉइंट देखिए, मैनी पीपल आर डायरेक्टली एंगेज इन द टूरिज्म इंडस्ट्री। ठीक है, टर्शरी सेक्टर की, क्योंकि टूरिज्म क्या प्रोवाइड कर रहा है? सर्विसेज। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है एंगेज है किसमें? टूरिज्म इंडस्ट्री में, तो उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया हुआ है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। ठीक है, उनको रोजगार मिल रहा है, नौकरी मिल रही है। थर्ड पॉइंट देखिए, टूरिज्म प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट।
ठीक है। अब ऑब्वियसली जब बाहर से टूरिस्ट आते हैं तो आप देखते हैं कि वो परचेज भी करते हैं, हमारे यहाँ पे आके शॉपिंग करते हैं, क्योंकि दे लाइक हैंडीक्राफ्ट्स, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। तो यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स हैं उनको भी बूम मिलता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखिए, टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर मेडिकल टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म एंड बिजनेस टूरिज्म। ठीक है। तो ये इस पर्पज से जो टूरिस्ट हैं वो विजिट करते हैं इंडिया में, राइट। अब आपको ये कहाँ से लिया गया है? ज्योग्राफी से लिया गया है। कौन से चैप्टर से लिया गया है? लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ये मेरा चैप्टर एक्सप्लेन करना रह गया है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन देके और आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अपडेट मिल जाएगा आपको। ये पेज नंबर 88 से लिया गया है। तो यानी 2 पॉइंट्स रेलिवेंट 2 पॉइंट्स आपको कवर अप करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन वन पार्टी एंड टू पार्टी सिस्टम। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, हमारे को डिफरेंस बताना है वन पार्टी सिस्टम और टू पार्टी। जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, वन पार्टी मीन्स वन, टू पार्टी मीन्स टू, राइट। तो वन पार्टी सिस्टम क्या कहाँ पे है? कंट्रीज वेयर वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। ठीक है, अब ये भी 2 मार्क्स का है और 2 पॉइंट आपको कवर करने हैं, राइट। तो अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी को ही अलाउ है कि वही रूल कर सकते हैं। इलेक्शन तो होते हैं लेकिन हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी ही रूलिंग पार्टी बनती है। ठीक है, तो देयर इज ओनली वन पार्टी रूल। वन पार्टी से समझ में आ रहा है कि वन पार्टी ही रूल करेगी। और एग्जाम्पल हमें बहुत अच्छे से पता है, 9th में भी आप सबने पढ़ा है, कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी जो सिस्टम है, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी को ही अलाउ है, राइट, कि वो हर बार इलेक्शंस तो होते हैं लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ही इलेक्शंस को जीतती है, राइट, वही रूल करती है। ठीक है। सेकेंड देखिए, टू पार्टी सिस्टम क्या होता है? वो कंट्रीज यहाँ पे वेयर टू मेन पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस आर कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम। जैसे 2 पार्टीज ही इलेक्शंस कंटेस्ट करती है, जैसे फर्स्ट 5 ईयर्स में एक पार्टी आ गई, फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स में सेकेंड पार्टी आ जाएगी, ऐसे करके वो लोग एक्सचेंज होते रहते, राइट। एग्जाम्पल देखिए कहाँ पे है ये पैटर्न, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम। ये यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स हैं ऑफ द टू पार्टी सिस्टम। ठीक है, कौन से चैप्टर से लिया गया है? ये पॉलिटिकल पार्टीज से लिया गया है और पेज नंबर 77 से लिया गया है, राइट। ठीक है, तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है और आप अपने आप भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, स्टेट द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये तो आपको पता है, मनी एंड क्रेडिट से लिया गया है। ठीक है, पेज नंबर 40 एंड 48 इकोनॉमिक्स में आप देख सकते हैं। तो रिजर्व बैंक का क्या रोल है? तो इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। ये मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगी, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं तो आपको 2 पॉइंट्स कवर करने, एनी 2 पॉइंट्स। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 4 पॉइंट्स गिवन है तो आपको 4 पॉइंट्स लिख के आने। ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, करेक्ट आंसर लिखना है और नंबर जो आपके मार्किंग स्कीम है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है, राइट। तो इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या इशू करती है? करेंसी नोट्स इशू करती है। किसके बिहाफ पे? ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। सेकेंड पॉइंट देखिए, द आरबीआई सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स। फॉर्मल मतलब कहाँ से लोन लिया जा रहा है? कॉपरेटिव से, बैंक से। तो ये सारे जो सोर्सेज है इसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स। ठीक है, तो आरबीआई सुपरवाइज करता है। ठीक है, किसका फंक्शनिंग? फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स। द आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो CRR मेंटेन करना पड़ता है। आपको अच्छे से पता है कि 15% जो भी डिपॉजिट्स होते हैं उसका उनको अपने पास में रखना पड़ता है। 15% जो भी डिपॉजिट्स आते हैं उसका 15% वो अपने पास में रखते हैं। ठीक है, ताकि कोई भी इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी कोई भी पैसा निकालता है तो उनके पास में वो कैश अवेलेबल होना चाहिए। तो ये कौन मॉनिटर करेगा कि बैंक ने अपने पास में पैसा रखा है या सारा पैसा लोन में एक्सटेंड कर दिया? ये आरबीआई मॉनिटर करता है, राइट। फोर्थ पॉइंट देखिए, द आरबीआई सीज द banks give loans not just to profit making businesses and traders but also to the small cultivators। अब ऐसा नहीं हो कि आरबीआई ये पूरा फंक्शनिंग देखता है, पूरा सुपरवाइज करता है, पूरा मॉनिटर करता है कि जो बैंक्स हैं, ऐसा नहीं हो कि खाली प्रॉफिट मेकिंग के लिए ही वो प्रॉफिट मेकिंग जो बिजनेसेस हैं उन्हीं को लोन दे रहे हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे कल्टिवेटर्स हैं, स्मॉल कल्टिवेटर्स हैं, फार्मर्स हैं, उनको वो लोन्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हों, तो इसीलिए आरबीआई उनको मॉनिटर करता है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आपको ये बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डेटाबेस क्वेश्चन है। रीड द डेटा इन द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे? टोटल प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड स्टील इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से है ये आपका। ठीक है,
तो अब देखिए 2000 ईयर का दिया है, प्रोडक्शन दिया है इन मिलियन टन्स, ठीक है। ईयर्स गिवन है 2015, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19 एंड 19, 20 एंड इधर प्रोडक्शन आपको गिवन इन मिलियन टन्स, राइट। कंपेयर द 2015 एंड 16 एंड 2019 एंड 20 डेटा एंड गिव एनी वन रीजन फॉर द रिडक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्टील इन 2019 एंड 20। अब आप अच्छे से क्वेश्चन को समझिए पहले, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, किसको कंपेयर करना है, 2015-16 जो फर्स्ट आपको दिया हुआ है 106.60 एंड किसको कंपेयर करना है 2019 एंड 20। तो देखिए लास्ट वाला यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट, तो देखिए प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ है, 102.62 ही रह गया। तो ऐसा क्यों हुआ है, एक रीजन देना है आपको, ठीक है। तो देखिए आंसर देखिए यानी 1 पॉइंट लिखना है यहाँ पे, क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन है और आगे आपको नीचे नेक्स्ट 1 दिया है तो उसमें भी 1 पॉइंट आपको मतलब एक आपको पॉइंट कवर करना है, राइट। तो देखिए इसका क्वेश्चन अगर हम देखें तो 106.60 से जो प्रोडक्शन है वो 102.62 ही रह गया है। तो इसका एक रीज़न देना है, तो क्या हो सकता है, हाई कॉस्ट हो सकती है, हो सकता है कॉस्टिंग बढ़ गई है 2019-20 में, ठीक है, इसलिए प्रोडक्शन कम हो गया है। फिर हो सकता है कि लिमिटेड, क्योंकि स्टील की बात कर रहे हैं तो कोकिंग कोल रिक्वायर्ड होता है, तो लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल हो सकता है। थर्ड देखिए लोअर प्रोडक्शन ऑफ लेबर हो सकता है। फोर्थ देखिए इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी हो सकता है, ठीक है। तो ये आप कोई भी एक पॉइंट इसमें कवर कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर आप मार्क्स देखिएगा जरा, 1 मार्क क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई इज प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील कंसीडर्ड एज एन इंडेक्स ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। तो क्यों ऐसा बोला गया है कि जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन है स्टील का वो हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, एज एन इंडेक्स उसको हम मान रहे हैं, मीन्स क्यों, मतलब उसको कंसीडर किया गया है एज अ बेस इंडस्ट्री, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे एक ही पॉइंट कवर करना है, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट। हाँ, क्योंकि आयरन और स्टील हमारे कंट्री में बहुत मिलता है तो ये एक्सपोर्ट होता है। स्टील प्रोडक्ट्स आर यूज एज अ रॉ मटेरियल इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। आपको पता है स्टील को यूज़ किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। फिर इट प्रोवाइड्स मशीनरी फॉर इंश्योरिंग कंट्रीज ग्रोथ। ऑब्वियसली अगर आयरन नहीं होगा, स्टील नहीं होगा तो मशीनरी कैसे बनेगी, ठीक है। तो मशीनरी ग्रोथ के लिए स्टील बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये इनमें से जो भी 3 पॉइंट्स हैं उसमें से आपको एक पॉइंट कोई भी कवर करना है, राइट। तो ये कहाँ से लिया गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, पेज नंबर 69 से, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये। लेट्स गो अहेड। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाई डू मोस्ट ऑफ द रूरल हाउसहोल्ड्स स्टिल रिमेन डिपेंडेंट ऑन द इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। अगेन दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने एक वीडियो बनाया है, मनी एंड क्रेडिट के सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाए हैं, तो उसका भी आपको एक्सप्लेनेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ गो थ्रू इट, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने उसमें दिया है, ठीक है। और ये CBSE का पेपर आया था, उससे पहले ही मैंने वो क्वेश्चन दे दिए थे, राइट। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट आप देखिए, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको कितने पॉइंट्स कवर करने, एनी 3 पॉइंट्स, राइट। ये कौन से उससे लिया गया, ये मनी एंड क्रेडिट से लिया गया, पेज नंबर 50 एंड इकोनॉमिक्स से लिया गया, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि जो रूरल हाउस होल्ड्स हैं वो अभी भी किस पर डिपेंडेंट हैं, इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट। तो वाई, क्यों डिपेंडेंट है वो अभी, इनफॉर्मल सोर्सेस क्या होते हैं, मनी लैंडर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ठीक है। तो इनसे ही क्यों, मतलब अभी भी वो क्यों रिलाई करते हैं इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट पे। तो फर्स्ट देखिए लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक्स इन रूरल एरियाज, तो ऑब्वियसली रूरल एरियाज में बैंक्स की फैसिलिटी नहीं है। सेकंड देखिए, पीपल इन द रूरल एरियाज फेस प्रॉब्लम विद रिगार्ड टू डॉक्यूमेंटेशन। जो भी लोग रूरल एरियाज में रहते हैं वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दे आर इलिटरेट पीपल और उनके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, लैक करते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, एब्सेंस ऑफ कोलेटरल इज वन ऑफ द मेजर रीजन विच प्रिवेंट्स अ पुअर फ्रॉम गेटिंग बैंक लोन। बैंक लोन लेने के लिए कोलेट्रल रखवाना जरूरी होता है। कोलेट्रल क्या होता है, किसी भी चीज़ को गिरवी रखवाना, ठीक है। बैंक मतलब सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करती है, कुछ भी आपके पेपर्स हो गए, लैंड के पेपर्स हो गए, या फिर आपके पास में लाइव स्टॉक हो गया, तो वो आपको बैंक को एज ए कोलेट्रल रखवाना पड़ता है, तब बैंक लोन देती है। तो पुअर फार्मर्स जो हैं वो इसीलिए इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट से लोन लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई कोलेट्रल नहीं देना पड़ता है। बैंक से अगर लोन लेंगे तो बैंक को कोलेट्रल देना पड़ता है, राइट। फोर्थ पॉइंट देखिए, रूरल पीपल गेट इजी लोन्स फ्रॉम द रिचर हाउस होल्ड थ्रू इनफॉर्मल बेस। तो बैंक के लिए डॉक्यूमेंटेशन होता है, अप्लाई करना पड़ता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है और बैंक लोन आने में टाइम लगता है, राइट। लेकिन अगर हम बात करें इनफॉर्मल सोर्सेज की, तो उनको इंस्टेंट लोन मिल जाता है, और जो रिच हाउस होल्ड्स होते हैं वो ईजीली, मतलब जो लार्ज फार्मर्स होते हैं, है ना, मनी लैंडर्स होते हैं, वो ईजीली लोन प्रोवाइड कर देते हैं, इंस्टेंटली लोन प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए वो लोग किस पर रिलाय करते हैं, इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ
क्रेडिट। ठीक है, और में दिया गया है तो आपको 6 क्वेश्चन में देखिए या तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर दूसरा वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी मैंने उसमें सॉल्व करवाया है। हाउ जो मैंने क्वेश्चंस वाला जो वीडियो बनाया क्वेश्चन एंड आंसर्स वाला, उसमें मैंने ये सॉल्व कराया। हाउ डू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेटरल, एक्सप्लेन। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब स्वयं सहायता ग्रुप, वो खुद की हेल्प खुद ही करते हैं। तो यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो कैसे बोरोवर्स को हेल्प करते हैं कि लैक ऑफ मतलब कोलेटरल नहीं है उसके बाद भी उनको लोन मिल जाता है। ठीक है, वो उस प्रॉब्लम से ओवरकम कर जाते हैं, एक्सप्लेन। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए पीपल कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस एंड एट अ रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या करते हैं, 15-20 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, सो ये लोग क्या करते हैं, आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, मंथली सेविंग करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं और वो जो पैसा है सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से वो बैंक में जाके उससे लोन लेते हैं। ठीक है, तो उनको इजीली लोन मिल जाते हैं और रीजनेबल रेट पे मिलते हैं। एसेट्स आर रेगुलर इन देयर सेविंग्स विच कैन बी यूज एज ए मॉनेटरी हेल्प। तो रेगुलर जब सेविंग में होते हैं तो उनको मॉनेटरी हेल्प भी मिलती है। थर्ड पॉइंट देखिए, मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स विदाउट कोलेटरल टू मीट देयर नीड्स। जो मेंबर्स हैं क्योंकि वो रेगुलर सेविंग कर रहे हैं, ठीक है, सो वो क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे लोन्स ले सकते हैं और उनको उसके लिए कोलेटरल रखवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ड्यू टू टाइमली रीपेमेंट बैंक ऑल्सो लैंड लोन्स टू एसएचजीस। ये मैंने आपको अभी भी एक्सप्लेन कर दिया कि जो टाइमली पेमेंट आ जाता है तो बैंक क्या करता है, एसएचजीस को लोन प्रोवाइड कर देता है। तो ऑब्वियसली अब 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 3 पॉइंट्स कवर करने हैं और ये भी मनी एंड क्रेडिट से लिया गया है, पेज नंबर 51। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Tribal peasants interpreted the message of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj in another way and participated in the non-cooperation movement differently. Justify the statement. तो जैसा कि हमें पता चल रहा है कि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट किया था, तो हर सेक्शन के जो लोग हैं जैसे पीजेंट्स के लिए उसका आइडिया ऑफ स्वराज कुछ अलग था। स्वराज मतलब क्या है, फ्रीडम, राइट। तो अगर हम देखें तो हर सेक्शन के लोगों के लिए स्वराज का मतलब अलग था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे ट्राइबल पीजेंट्स की बात कर रहे हैं तो उनके लिए जो स्वराज का आइडिया था गांधी जी के साथ, उन्होंने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था तो उन्होंने कैसे उसको डिफरेंटली इंटरप्रीट किया। ठीक है, तो उसको जस्टिफाई करना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यू हैव टू कवर 3 पॉइंट्स, राइट। फर्स्ट देखिए, स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट गुरेला मूवमेंट इन द गुडान हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, जो मिलिटेंट गुरेला मूवमेंट स्टार्ट हुआ था कहाँ पे, स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया था कहाँ पे, गुडाम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। सेकंड देखिए, दे वर अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज। कॉलोनियल कौन है यहाँ पे, ब्रिटिशर्स। ठीक है, सो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज के वो अगेंस्ट थे। देयर लाइवलीहुड वाज अफेक्टेड एंड देयर ट्रेडिशनल राइट्स वर डिनाइड। तो उनका लाइवलीहुड इफेक्ट हो रहा था, उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स थे उनको डिनाई किया जा रहा था। ट्रेडिशनल राइट मतलब उनका बर्थ राइट था, लेकिन आपको जैसे कि आप चैप्टर में एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है, आप देख सकते हैं, है ना। तो उसमें क्या बताया गया है कि जो फार्मर्स थे उनकी लैंड को ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, अक्वायर कर रहे थे, है ना, फॉर देयर सेल्फ इंटरेस्ट, ताकि वो प्लांटेशन करवा पाए, टी प्लांटेशन, इंडिगो प्लांटेशन, कॉफ़ी। ठीक है, और उन्हीं का ही ट्रेडिशनल राइट उनसे ट्रेडिशनल राइट जो है वो उनको डिनाई किया जा रहा था, उनको नहीं दिया जा रहा था, राइट। थर्ड देखिए, देयर लीडर अलूरी सीताराम राजू वॉज इंस्पायर्ड बाय द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड जो उनका लीडर था कौन था, अलूरी सीताराम राजू। ठीक है, ये इंस्पायर्ड हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से और इसने लोगों को परसुएड किया, ठीक है, लोगों को इन्फ्लुएंस किया कि वो खादी पहने और गिव अप कर दे ड्रिंकिंग, राइट। एंड ही वांटेड लिबरेशन बाय द यूज ऑफ फोर्स। और वो क्या चाहता था, फ्रीडम चाहता था। किसके उससे क्या यूज करके, फोर्स को यूज करके वो लिबरेशन चाहता था, वो फ्रीडम चाहता था, राइट। द रिबेल्स अटैक पुलिस स्टेशन। जो रिबेल्स थे उन्होंने पुलिस स्टेशन पर अटैक किया और गुरिल्ला वॉरफेयर को आगे बढ़ाया फॉर अचीविंग स्वराज। तो उनके लिए क्या था कि उनके ट्रेडिशनल राइट्स उनको मिल जाएं। ठीक है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और आइडिया ऑफ स्वराज उनके लिए यही था कि उनको अपने ट्रेडिशनल राइट्स मिल जाएं, उनकी लैंड से उनको डिनाई नहीं किया जाए, उनका लैंड जो लाइवलीहुड है वो अफेक्ट ना हो। ठीक है, और उनको फुल फ्रीडम मिले, उनको टैक्स नहीं देना पड़े, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए 3 मार्क्स का है तो एनी 3 पॉइंट्स यू हैव टू कवर और ये नेशनलिज्म इन इंडिया से लिया गया है एंड पेज नंबर 35 एंड 36। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एग्जामिन द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो यहाँ पे हमें एग्जामिन करना है किसका रोल, पॉलिटिकल पार्टीज़ का। डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या रोल है,
ठीक है, उस पर हमें पॉइंट्स लिखने हैं, वही 3 मार्क्स का है, तो यू हैव टू कवर 3 पॉइंट्स, राइट। पॉलिटिकल पार्टीज से लिया गया है ये चैप्टर नंबर 6 एंड पेज नंबर 74 से क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट किया गया है, राइट। फर्स्ट पॉइंट देखिए, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है? पार्टीज फॉर्म करती हैं और गवर्नमेंट रन करती हैं, जो भी रूलिंग मतलब जो भी नंबर ऑफ वोट्स जिनको भी ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है, तो जो भी विनर होती है, जो भी विनिंग पार्टी होती है, वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है, गवर्नमेंट रन करती है। पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग पॉलिसीज फॉर द कंट्री। पार्टीज क्या करती है? डिसिसिव रोल प्ले करती है इन मेकिंग द पॉलिसीज ऑफ द कंट्री। फिर वो क्या करती है? दे रिक्रूट लीडर्स एंड ट्रेन देम। और वो क्या करते हैं? रिक्रूट करते हैं लीडर्स को और उनको ट्रेन करते हैं। पार्टीज दैट लूज इलेक्शंस फॉर्म द अपोजिशन। वो पार्टी जो कि इलेक्शंस को लूज कर जाती है वो अपोजिशन पार्टी बन जाती है। जैसे हम अभी करंट एग्जाम्पल लें तो रूलिंग पार्टी इज द बीजेपी एंड अपोजिशन पार्टी इज द कांग्रेस, राइट। फिफ्थ देखिए, पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन। 6 देखिए, पार्टीज प्रोवाइड अ कॉमन मैन एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। पार्टीज क्या करती है? कॉमन मैन जो हैं उनको प्रोवाइड करती है, क्या? वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड करती है, एक्सेस कर सकते हैं वो गवर्नमेंट मशीनरी, ठीक है। तो कोई भी आपको 3 पॉइंट्स इसमें से कवर करने हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो था आपका, ठीक है, ये इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स करके आपका 9th में भी चैप्टर था, तो आपको ये पॉइंट्स लर्न होने चाहिए ऑलरेडी, ये इसमें बहुत एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9th क्वेश्चन, डेमोक्रेसीज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट इज इटसेल्फ एन आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। अच्छा, तो पहले हम क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। तो देखिए, डेमोक्रेसीज एबिलिटी to generate its own support is itself an outcome that cannot be ignored. डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, ठीक है। तो लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार और लोगों के लिए बनाई गई सरकार, ठीक है, वो है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या है? वो खुद ही मतलब आउटकम, रिजल्ट क्या है डेमोक्रेसी का, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी आपको 9th में ये एक चैप्टर था, तो ये आप मतलब सारे आंसर्स उससे मिलते जुलते हैं। अगर आपने नहीं भी पढ़े तो आप वो पॉइंट्स इसमें लिख सकते हैं। देखिए, डेमोक्रेसी इंश्योर्स दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर। डेमोक्रेसी इंश्योर करती है, क्योंकि जैसे हम देखें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो प्राइम मिनिस्टर की पावर्स गिवन है, प्रेसिडेंट की पावर्स गिवन है, तो हम ये देख सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पावर गिवन है, तो सारी जो उनकी पावर्स को लिमिट किया गया है, ठीक है। तो ऐसा कहाँ हो सकता है? ऐसा डेमोक्रेसी में ही हो सकता है। तो डेमोक्रेसी इंश्योर करता है कि डिसीजन मेकिंग जो हो रहा है वो किस पे बेस्ड है? नॉर्म्स एंड प्रोसीजर। सेकंड देखिए, एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट एंड मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। हर सिटीजन को राइट है कि वो जो प्रोसेस हो रहा है डिसीजन मेकिंग का, उसमें वो पार्टिसिपेट करे, ठीक है, उसको प्रोसेस को एग्जामिन करे, ठीक है। थर्ड देखिए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर अकाउंटेबल मतलब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, लेजिटिमेट होती है और ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट होती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट हम ही बना रहे होते हैं, ठीक है। 4th पॉइंट देखिए, पीपल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर्स। तो लोगों के पास में राइट होता है कि वो अपने रूलर्स को चूज करें, यानी कि थ्रू वोटिंग हम क्या करते हैं? अपने लीडर्स को चूज करते हैं, चाहे वो लोकसभा इलेक्शन हो, चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो, राइट। डेमोक्रेसी गिव्स इट्स सिटीजन्स द राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। तो डेमोक्रेसी सिटीजन्स को राइट देती है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि उनको सारी इन्फॉर्मेशन रहती है अबाउट द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कैसे फंक्शनिंग कर रही है। देखते हैं वहाँ बजट आ रहा है या फिर लोकसभा राज्यसभा लगती है, तो आप देखते हैं कि उसमें जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं या जो भी प्रोविजंस किए जा रहे हैं, तो वो हम सबको पता होते हैं, राइट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द पीपल्स ओन गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसी गवर्नमेंट है? पीपल्स ओन गवर्नमेंट। और ये कौन रन करता है? इट इज़ रन बाय द पीपल। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में हम देखें तो डेमोक्रेसी की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, ठीक है, एडवांटेजेस लिखनी है, ठीक है। सो एनी 5 पॉइंट्स आपको कवर करने हैं, क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये वही आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से लिया गया है, पेज नंबर 92, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। अब आपको और में दिया गया है एक क्वेश्चन, देयर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल, ठीक है। इस दोनों में से जहाँ पे भी और आ रहा है तो आपको पता है कि दोनों में से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सो सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल, ठीक है। साउथ एशिया की अगर बात करें तो ओवरवेलमिंग सपोर्ट है फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। सब जने चाहते हैं कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री में रहे, तो इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करिए एग्जाम्पल्स के साथ में, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपको एडवांटेजेस लिखनी है डेमोक्रेसी की और कुछ भी नहीं लिखना है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट, यू हैव टू कवर 5 पॉइंट्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसी है? लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार है,
ठीक है। कंट्रीज फ्रॉम साउथ एशिया वांट डेमोक्रेटिक राइट्स फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी जहाँ पे भी होगी, जो भी कंट्री डेमोक्रेटिक होगी, वहाँ पे लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स होंगे। तो साउथ एशिया की बात करें तो साउथ एशिया के लोग क्या चाहते हैं, जो भी कंट्रीज हैं, कंट्रीज फ्रॉम साउथ एशिया, दे वांट डेमोक्रेटिक राइट्स फॉर द पीपल। कंट्रीज वांट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव बाय देमसेल्व्स। हर कंट्री क्या चाहती है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद ही इलेक्ट करे, राइट। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स डिग्निटी एंड फ्रीडम टू इट्स सिटीजन्स। डेमोक्रेसी क्या प्रोवाइड करती है, डिग्निटी and self-respect and freedom to its citizens. Democracy accommodates social diversity. Democracy किसको accommodate करती है, social diversity को। जैसे कि हम देखते हैं SC, SCs and OBCs के लिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, रिजर्व सीट्स हैं, है ना, पंचायत इलेक्शंस में, लोकसभा इलेक्शंस में। फिर एग्जाम्पल देखिए, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डिस्कशन एंड नेगोशिएशन। डेमोक्रेसी में हम डिस्कशन कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान। तो आपको कोई भी 5 पॉइंट्स कवर करने हैं। अगेन ये आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से लिया गया है, पॉलिटिकल साइंस पेज नंबर 92 से ये क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट किया गया है, राइट। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एग्जामिन द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रोल बताना है यहाँ पे कि जो प्रोसेस हुआ है ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, आपको सबको अच्छे से पता होना चाहिए। इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज, इंटरलिंक बिटवीन द कंट्रीज, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इंटरलिंक होने से हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, लिबरलाइजेशन होने से रिमूविंग ऑफ कस्टम बैरियर्स। ठीक है, तो ये ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा इसमें से एक क्वेश्चन, राइट। सो इसमें बताना है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है इन स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट देखिए, इसमें आपको 5 मार्क्स का है तो 5 पॉइंट्स कवर करने हैं। तो जाने की 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको चॉइस गिवन होगी, 2 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, राइट। तो देखिए, टेक्नोलॉजी हैज़ बीन गिवन चेंजिंग रैपिडली। तो जैसा कि हमको पता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है रैपिडली, फटाफट से। सेकेंड पॉइंट देखिए, टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज जैसे टेलीग्राफ, टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स, फैक्स आर यूज्ड टू कॉन्टैक्ट एंड एक्सेस इन्फॉर्मेशन, जो पहले नहीं था। ठीक है, तो ये तो बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, तो आप ये लिख सकते हैं। आंसर पॉइंट नंबर 3 देखिए, हेल्प्स यू कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरियाज। तो हम कहीं से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, रिमोट एरिया से भी हम वाया इंटरनेट, आजकल तो 5G है, तो हम कहीं से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। 4th पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ठीक है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइसेस को डेवलपमेंट हो गया है, तो उससे जो प्रोसेस है वो ईजी हो गया है। फिर 5th पॉइंट देखिए, ग्लोबलाइजेशन कंप्यूटर्स हैव नाउ एंटर्ड ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी। हर फील्ड में आपको क्या मिलेगा, कंप्यूटर मिलेगा। 6th पॉइंट देखिए, वन कैन ऑब्टेन एंड शेयर इन्फॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट। ठीक है, तो कोई भी क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है और इन्फॉर्मेशन को निकाल सकता है थ्रू द यूज ऑफ इंटरनेट। 7 देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल एंड टॉक वॉइस मेल जो है अक्रॉस द वर्ल्ड एट नेग्लिजिबल कॉस्ट। इसमें कॉस्टिंग बहुत कम आती है और इजीली हम किसी को भी ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, ऑफिशियल माना जाता है आजकल ईमेल, और किसी से भी हम वॉइस मेल के थ्रू बात भी कर सकते हैं। 8 देखिए, हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन स्प्रेडिंग आउट द प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज अक्रॉस द कंट्रीज। तो हम देखते हैं कि जैसे मेन जो है, मेन ऑफिस जो है, या फिर हम बोले कि मेन कंपनी जो है वो US में है, लेकिन उसके कॉल सेंटर्स इंडिया में हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, स्प्रेड हुआ है। क्या स्प्रेड हुआ है, स्प्रेड आउट द प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज अक्रॉस द कंट्रीज। तो यही ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर से लिया गया, पेज नंबर 63 इकोनॉमिक्स से। ठीक है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और में क्या है, चॉइस में क्या है, असेस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया एंड इट्स पीपल। तो क्या इम्पैक्ट पड़ा है ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पे और इंडिया के लोगों पर। ठीक है, तो इसमें भी आपको 5 पॉइंट्स कवर करने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, ग्लोबलाइजेशन हैज रिजल्टेड इन मोर चॉइसेस फॉर द कंज्यूमर्स। ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ है, ज़्यादा चॉइस मिलने लग गई कंज्यूमर्स को। सेकंड पॉइंट देखिए, दिस हैज इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। तो इससे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है लोगों का, वो इम्प्रूवमेंट हुआ है वहाँ पे। थर्ड पॉइंट देखते हैं हम, MNCs have increased their investment in industries such as cell phones, automobiles, electronics, soft drinks, etc. MNCs क्या हैं, मल्टी नेशनल कॉर्पोरेशन जो हैं, उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना स्टार्ट कर दिया इंडस्ट्रीज में, जैसे सेल फोन्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं। न्यू जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड, नई जॉब्स क्रिएट की गई हैं। 5th पॉइंट देखिए, सम लोकल कंपनीज दैट सप्लाई रॉ मटेरियल टू MNCs हैव ऑल्सो बेनिफिटेड। जो कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने रॉ मटेरियल सप्लाई जो कि रॉ मटेरियल सप्लाई करती है MNCs को, तक उनको भी बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो कंपनीज यहाँ पे आके सेटअप हो रही है, MNCs मतलब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन यहाँ पे आके सेटअप हो रही है, तो ऑब्वियसली वो रॉ मटेरियल कहाँ से लाएगी, इंडिया से ही लेगी ना।
7 देखिए, ग्लोबलाइजेशन हैज़ इनेबल सम लार्ज कंपनीज जैसे टाटा मोटर्स, इन्फोसिस टू एमर्ज एज मल्टीनेशनल कंपनीज। ग्लोबलाइजेशन से ही ये पॉसिबल हुआ है। 8 पॉइंट देखिए, कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज हैव ऑल्सो बेनिफिटेड बाय ग्लोबलाइजेशन। वो कंपनीज जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उनको भी ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदा हुआ है। और 9 देखिए, फ्लैक्सिबिलिटी इन लेबर लॉज। 10 देखिए, एक्सपेंशन ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एक्सपेंशन हुआ है। 11 पॉइंट देखिए, स्टिफ कंपटीशन हुआ है लोकल प्रोड्यूसर्स के लिए। तो आप इसमें से कोई भी 5 पॉइंट्स रेलिवेंट पॉइंट्स कवर कर सकते हैं, राइट। अब देखिए, ये आपका गिवन टेक्स्ट है और उसके बेसिस पे हमारे को क्वेश्चंस देने हैं, आंसर देने हैं, राइट। रीड द गिवन टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब टेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन आएंगे आपके। इट इज सेड ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस दैट इज द वेपन ऑफ द वीक, बट द पावर विच इज अ सब्जेक्ट ऑफ दिस आर्टिकल कैन बी यूज ओनली बाय द स्ट्रॉन्ग। This power is not passive resistance. Indeed, it calls for intense activity. The movement in South Africa was not passive but active. तो यहाँ पे ये नेशनलिज्म वाले से चैप्टर से लिया गया है। सत्याग्रह is not physical force. A satyagrahi does not inflict pain on the adversary. He does not seek his destruction. In the use of satyagrah, there is no ill will whatever. Satyagraha is a pure soul force. Truth is the very substance of the soul. That is why this force is called Satyagraha. The soul is informed with knowledge. In it burns the flame of love. Non-violence is the supreme dharma. It is certain that India cannot rival Britain or Europe in force of arms. The British worship the war god, and they can all of them become, as they are becoming, bearers of arms. The hundreds of millions in India can never carry arms. They have made the religion of non-violence their own. ठीक है। सो 11.1 देखिए, इसके बेस पे क्वेश्चन दिया गया आपको, इस पैराग्राफ के बेस पे, इस टेक्स्ट के बेस पे। Why did गांधी जी consider non-violence as supreme dharma? क्यों गांधी जी ने कंसिडर किया था कि हमें अहिंसा के मार्ग पे चलना है, हिंसा नहीं करनी है, ये सुप्रीम धर्मा है? क्यों गांधी जी ने ये कंसिडर किया था? बिकॉज आंसर इज गांधी जी अडॉप्टेड नॉन वायलेंस एज अ फिलोसफी एंड एन आइडियल वे ऑफ लाइफ। ठीक है, नॉन वायलेंस क्या है? एज अ फिलोसफी उन्होंने किया, आइडियल वे ऑफ लाइफ जीने का सही तरीका यही है कि हम अहिंसावाद होके जिए, मतलब हमें हिंसा नहीं करनी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम फिलोसफी नॉन वायलेंस जो है वो वेपन नहीं है। नॉन वायलेंस इज नॉट अ वेपन ऑफ द वीक, इट इज़ अ वेपन विच कैन बी ट्राइड बाय ऑल। ठीक है, तो ये हमने देखा कि ऊपर पैराग्राफ में से ही लिया गया है। देखिए फर्स्ट वाला, दैट इज अ वेपन ऑफ द वीक बट द पावर विच इज सब्जेक्ट टू दिस आर्टिकल यूज्ड बाय द स्ट्रॉन्ग। ठीक है, फिर 11.2 देखिए, हाउ वॉज द गांधी सत्याग्रह टेकन बाय द पीपल हु बिलीव्ड इन हिज फिलोसफी। तो सत्याग्रही डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन ऑन द एडवर्सरी, ही डज नॉट सीक हिज डिस्ट्रक्शन। इन द यूज ऑफ सत्याग्रह देयर इज नो इल विल। अगर सत्याग्रह मीन्स सत्य के पाथ पे हम चल रहे हैं। अगर हम गांधी जी के एस्पेक्ट में देखें तो उनका मत ये था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारा देश छोड़ के जाएंगे, हम जो हैं हम हमारे पाथ पे सही हैं, हम सत्य के पाथ पे चल रहे हैं और हम सही के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन नॉन वायलेंस मतलब वायलेंस क्रिएट नहीं करना है और हिंसा नहीं करनी है, ये उनका मेन एम था गांधी जी का, राइट। वो ऐसा सोचते थे कि जब हम सही हैं तो हम क्यों हिंसा करें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वाई वॉज द गांधीयन सत्याग्रह कंसिडर्ड एज अ नोबल वे टू रेजिस्ट इनजस्टिस। तो गांधीयन जो सत्याग्रह था उसको मतलब एज अ नॉवल वे क्यों कंसिडर किया गया है? टू रेजिस्ट इनजस्टिस, इनजस्टिस जो है उसको रेजिस्ट करने के लिए। तो आंसर इस देखिए 2 मार्क्स का है, तो यू हैव टू कवर एनी 2 पॉइंट्स। 1 कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस, कोई भी बैटल जीत सकता है अगर आप सही हैं तो नॉन वायलेंस का अगर आप मार्ग लेते हैं तो आप बैटल जीत सकते हैं, राइट। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ द ऑपरेशन। 3rd पॉइंट देखिए, पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेशर्स, ऑपरेशन मतलब जो आपको अप्रेस करता है, ठीक है, जो आपके एंटी उसमें आ रहे हैं, हैड टू परसुएडेड टू सी द ट्रुथ। तो उनको परसुएड किया जाए कि सच्चाई क्या है, उनको भी दिखाई जाए, इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स टू एक्सेप्ट ट्रुथ थ्रू द यूज़ ऑफ वायलेंस। वायलेंस का यूज़ करके अगर हम उनको सच्चाई की तरफ लेके जाएंगे तो वो नहीं करना है। गांधी जी क्या चाहते थे कि जब हम सही हैं तो हम उनको हिंसा नहीं करके दिखाएं, अहिंसा मार्ग पे चल के दिखाएं कि हम सही हैं। ठीक है, तो कोई भी 2 पॉइंट्स आप कवर कर सकते हैं। फिर देखिए वापस से, रीड द गिवन टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये 4 मार्क्स का है, तो ये मैं पैराग्राफ नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन आप ये अच्छे से देख लीजिए। एग्जामिन द रोल ऑफ इंडियन पोस्टल नेटवर्क।
ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, इट हेल्प द कंट्रीज टू एंगेज इन कम्युनिकेशन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सेकंड देखिए, ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। इट प्रोवाइड्स वेरियस फैसिलिटीज जैसे स्पीड पोस्ट, बिजनेस पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट। ये तो 4th 5th के बच्चों के भी आता है, ये आपको आसानी से आपको ये आंसर आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपको एक पॉइंट कवर करना है क्योंकि आप मार्क्स देखिए 1 मार्क का है, राइट। 12.2 देखिए, डिफरेंस बिटवीन द मास कम्युनिकेशन एंड पर्सनल कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन मतलब क्या है, बहुत सारे लोगों को कवर करना, और पर्सनल कम्युनिकेशन क्या है कि पर्सनली आप किसी इंडिविजुअल कम्युनिकेशन जो हो रहा है, दैट इज पर्सनल कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन इज अ मीडियम विच प्रोवाइड एंटरटेनमेंट एज वेल एज क्रिएट अवेयरनेस अमंग द मासेस। बहुत सारे लोगों में, जैसे हम देखें आज तक चैनल चल रहा है, तो आज तक जो चैनल है उस सब जगह पे आ रहा है, सेम न्यूज़ आ रही है, ठीक है। या फिर कोई जर्नल है, कोई मैगजीन है, या फिर न्यूज़पेपर है, तो ये किसको कवर कर रहे हैं, मासेस को, राइट। इट इंक्लूड्स रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स, फिल्म्स एक्सेट्रा। वेयरएज पर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, इज बिटवीन पर्सन टू पर्सन, ठीक है। 2 पर्सन्स के बीच में जो कम्युनिकेशन है दैट इज पर्सनल कम्युनिकेशन। तो इसमें से आपको कोई भी एक पॉइंट कवर करना है क्योंकि ये 1 मार्क का है और आपको पैराग्राफ में ही आंसर मिल रहा है, राइट। नेक्स्ट है कि एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर अ नेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, दिस इज द एज ऑफ कम्युनिकेशन यूजिंग द टेलीफोन। ये क्या है, ये एज है हमारा। अगर हम देखें ये कौन सा युग है, ये कम्युनिकेशन का युग है, कम्युनिकेशन एज है, जिसमें कि क्या यूज़ किया जा रहा है, टेलीफोन, टेलीविजन, फिल्म्स एंड इंटरनेट, इवन बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स जो हैं, ये इंपॉर्टेंट मीन्स है कम्युनिकेशन के, ठीक है। मास कम्युनिकेशन के हम बोल सकते हैं। वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव कनेक्टेड द वर्ल्ड क्लोजर। अब हम देखें कि हमें न्यूयॉर्क बहुत दूर नहीं लगता है, ठीक है। हम देखें तो यूके हमें बहुत दूर नहीं लगता है क्योंकि हम वाया यूज़ ऑफ इंटरनेट हम लोग बहुत क्लोज आ गए एक दूसरे के। इट इज़ अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज। तो कोई भी एक रेलिवेंट पॉइंट आप कवर कर सकते हैं, और ये आपका लिया गया है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी 86 पेज नंबर से। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यू हैव टू कवर 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट है कि 13, on a given outline political map of India, identify the place marked as A with the help of following information and write its correct name on the line marked near it. तो अब बताना है कि the place near non-cooperation movement called off due to violence, तो आंसर क्या है, चौरी चौरा। तो ये आपको दिख रहा है यूपी वाले में चौरी चौरा लिखा हुआ है, तो ये आपको यहाँ पे A दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे आपको मार्क करना है, राइट। नेक्स्ट देखिए, on the same given map of India locate the following नामरूप थर्मल प्लांट और नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, दोनों में से एक आपको मार्क करना है। तो ये देखिए आपको दिखा हुआ है यहाँ पे नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, राइट। नेक्स्ट देखिए, राजा सांसी श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको मार्क करना है। तो ये आपको दिख रहा है एरो, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो 1 मार्क के हैं, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है। और ये जो है ये विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए हैं। नेम द स्टेट वेयर द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन 1927, तो मद्रास है, तो मद्रास मार्क करना है। फिर देखिए, ये विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए है, लेकिन ये क्वेश्चन आप भी एक बार देख लीजिएगा क्योंकि हो सकता है ये भी क्वेश्चन दिए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट दिए है, राइट। नेम द स्टेट वेयर नामरूप थर्मल प्लांट इज लोकेटेड, कहाँ लोकेटेड है, तो आसाम है, तो आसाम मार्क करना है आपको। फिर नेम द स्टेट वेयर नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इज लोकेटेड, तो उत्तर प्रदेश मार्क करना है। नेम द सिटी वेयर राजा सांसी श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड कहाँ है, अमृतसर में, ठीक है। तो ये दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। और इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट देन डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन टू रिसीव मोर अपडेट्स एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स ताकि उनको भी हेल्प मिल पाए। ये आपका बेस है टर्म 2 का, क्योंकि टर्म 1 में आपके MCQs थे, लेकिन अभी आपका पूरा पेपर सब्जेक्टिव है। हम देख रहे हैं 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन, और हम देखें पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। तो ये आपका इस बार पैटर्न रहेगा, तो प्लीज़ गो थ्रू इट और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि सारे स्टूडेंट्स को हेल्प मिल पाए, क्योंकि मैंने इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। और आगे भी मैं आपके लिए और वीडियोस लाती रहूँगी, और भी सैम्पल पेपर्स मैं आपको सॉल्व करवाऊँगी जैसे मैंने टर्म 1 में करवाए थे। लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी वीडियोज़ बनाती रहूँ, ठीक है। So that's all from my side. Thank you for watching.